बिहार के गृह मंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने जमीन, शराब और बालू माफिया के खिलाफ एक्शन का ऐलान किया था। अब उनके ऐलान का असर भी साफ दिखाई दे रहा है। बिहार सरकार ने जिन 8 भू माफियाओं की लिस्ट तैयार की है, उनमें पटना जिले के 5 माफिया शामिल हैं। लिस्ट में रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव के अलावा दानापुर के पारस राय, उनका बेटा राज वल्लभ कुमार भी शामिल है। 11 बालू माफियाओं की लिस्ट में अकेले बांका जिले के 6 माफिया शामिल हैं। बांका के नीलेश यादव और उनका भाई संजय यादव उनका भी नाम है। बादल यादव और उसके भाई आजाद यादव का नाम भी है। मनेर के राम प्रवेश सिंह और उनके भाई विशुन दयाल सिंह की प्रॉपर्टी भी जब्त होगी। सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए हम लोगों ने भू माफिया के कुल ऐसे 8 भू माफिया को चिन्हित किया है जिला के सहयोग से, जिनके ऊपर आपराधिक इतिहास है और जिन्होंने अपराधजनित की संपत्ति उसको संग्रहण भी किया है। और इन 8 भू माफिया को चिन्हित करने के बाद हम लोगों ने विभिन्न स्रोतों से उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का पता लगवाया और 8 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए PNLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए अपराधजनित संपत्ति का संपहरण करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। कुल जो संपत्ति चिन्हित की गई है, ये 39.7 करोड़ रुपए की संपत्ति का प्रस्ताव भेजा गया है। नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, इस लिस्ट में कौन कौन नाम शामिल हैं? यादव नाम तो उसमें शामिल हैं, और कितने माफिया हैं जिन पर शिकंजा कसा जाएगा और माफियाओं का नामो निशान बिहार से हटाया जाएगा? जी हाँ, देखिए, अभी जो पहली सूची आई है उसमें 19 माफियाओं के नाम है, जिनमें ये बताया गया है कि इसमें 8 जो हैं वो ज़मीन माफिया हैं और 11 जो हैं वो बालू माफिया हैं। सबसे ज़्यादा बालू माफिया की संख्या जो है वो बांका ज़िले से है। वहाँ से 6 ऐसे बालू माफिया हैं जिन्होंने अपराध के जरिए जो है संपत्ति अर्जित की है। और जो एक नया कानून बना था BNS 107 के प्रावधानों के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है, तो उसके बाद से ही लगातार ये अभियान की शुरुआत की गई और अब तक करीब 1400 के आसपास जो ऐसे माफिया हैं उनकी लिस्ट बना ली गई है, उनकी पहचान कर ली गई है। और ऐसे 405 माफियाओं की जो प्रक्रिया है कोर्ट में समर्पित की गई है संपत्ति जब्त करने के लिए। 70 की जो है वो प्रक्रियाधीन जो हो चुकी है और उनमें से 3 को लेकर आदेश पारित भी हो चुका है। हालांकि जिन लोगों के बारे में आदेश पारित हुआ वो फिर ऊपरी अदालत में चले गए, इसलिए अभी वो बुलडोजर की प्रक्रिया हमें देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन ये साफ तौर पर दिख रहा है कि नई सरकार बनने के बाद लगातार सरकार एक्शन में है और जितने भी माफिया हैं उनकी पहचान कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा शराब माफियाओं की पहचान की गई है। 289 ऐसे शराब माफिया हैं जिनकी पहचान की गई है और उनके खिलाफ भी आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी। इसमें कई ऐसे माफिया हैं जिन्होंने अपराध के जरिए, बालू के कारोबार से, जमीन के कारोबार से, शराब के अवैध कारोबार के जरिए बड़े पैमाने पर संपत्ति अर्जित की है। तो अब पुलिस की नज़र इन माफियाओं पर है और अब उन पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए नीतीश। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, अभी अभी आ रही है कोड इन सिरप से जुड़ी हुई। इस मामले में योगी सरकार पूरे एक्शन में दिखाई दे रही है। वाराणसी STF ने मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल समेत 4 आरोपियों को वापस लाने की कोशिशें तेज कर दी है। STF ने चारों आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर केंद्रीय एजेंसियों को इस बारे में जानकारी दी। शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद के फर्जीवाड़े के बारे में भी नए खुलासे हुए हैं। STF की जांच में आया है कि भोला प्रसाद ने रांची में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शैली ट्रेडर्स नाम की एक कंपनी खोली। झारखंड में 10 और उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक फर्जी फर्मों के जरिए करोड़ों की तस्करी की। भोला प्रसाद ने खुद को एक मेडिकल फर्म में महज 7,000 रुपए महीने की सैलरी पाने वाला कर्मचारी बताया और इसी फर्जी अनुभव प्रमाण के आधार पर झारखंड के ड्रग्स विभाग ने लाइसेंस भी दे दिया। तो फर्जी दस्तावेजों के जरिए शैली ट्रेडर्स कंपनी खोली गई और सोचिए जरा, महज 7,000 रुपए कमाने वाले के तौर पर अपने आप को दिखाया और कहा कि कैसे फार्मा कंपनी में वो काम करता था और इसी दस्तावेज, वो भी फर्जी दस्तावेज था, इसी दस्तावेज के आधार पर उन्हें लाइसेंस भी मिल गया। जैसे जैसे जांच होती चली जा रही है, पूरा रैकेट खुल रहा है और कहां कहां तक इसका जाल था वो भी सब साफ हो रहा है। वाराणसी की SIT की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। शुभम जायसवाल के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है।
छानबीन हो रही है। शुभम के पिता ने कितना बड़ा पूरा काला कारनामा तैयार किया था, कोडिन सिरप कैसे खड़ी की गई, ये कंपनी कैसे खड़ी की गई, उसके बारे में पूरी जानकारी अब एसआईटी के पास है। ये वही शुभम जायसवाल है जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था। शुभम जायसवाल को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया, शुभम जायसवाल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, तमाम सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए। सदन में भी हंगामा हुआ, लेकिन सबके बीच अब शुभम जायसवाल को पकड़ने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। शुभम के पिता को पहले ही पुलिस अपनी गिरफ्त में ले चुकी है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। कैसे पूरी कंपनी खोली गई, कितना बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया, कैसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, किन किन लोगों ने इनकी मदद की, ये सब कुछ अब पता लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये साफ कर चुके हैं कि एक एक आरोपी को सजा दिलाई जाएगी, एक एक दोषी को सजा दिलाई जाएगी और जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर एक्शन भी इस मामले में देखने को मिलेगा। कोडिन सिरप जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है, उसी कोडिन सिरप के जितने भी गुनेगार हैं, जितने भी आरोपी हैं, उनको पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, क्या जानकारी आपको मिल रही है? शुभम जायसवाल कहां है, इतने दिन से कहां लापता है, क्या ये कुछ पता लगाने में कामयाब हो पाई है यूपी एसटीएफ? प्राची, देखिए इस पूरे मामले में जो यूपी एसटीएफ के साथ साथ तमाम एजेंसीज भी इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है। कई नोटिस सर्व की जा चुकी है शुभम जायसवाल के वाराणसी के आवास पर। बावजूद इसके अभी तक शुभम जायसवाल जो कि इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड है, और ये कहा जा रहा है कि जब शुभम जायसवाल सामने आ जाएगा तो इस पूरे मामले की जो बहुत सारी कड़ियां अभी भी अनसुलझी हुई हैं, इसके सीधे और माकूल जवाब एजेंसीज को नहीं मिल पाए हैं। ऐसा लगता है कि शुभम जायसवाल फिलहाल अभी दुबई में बैठा हुआ है, विदेशों में बैठा हुआ है, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि इस पूरे गिरोह के जो कई सारे मास्टरमाइंड हैं, या फिर यूं कहा जाए कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके कई सारे व्यवसाय थे, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स थे, होटल्स के बारे में भी बताया जा रहा है कि यहां से पैसे कमाने के बाद गलत तरीके से जो पैसे कमाए गए उसका इन्वेस्टमेंट दुबई में किया गया है। इसीलिए गल्फ कंट्रीज में माना जा रहा है कि शुभम जायसवाल की इस समय लोकेशन हो सकती है, और इसको लेकर के जो एजेंसीज हैं वो इस समय न सिर्फ विदेश मंत्रालय के विशाल, आप लगातार नजर बनाए रखें। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।